लेकिन मैं डॉक्टर प्रज्ञा मोहिले जबलपुर से और एसएसएफबी परिवार की एक मुख्य और सबकी प्यारी और सम्मान पाने वाली परिजन हूँ। बहुत कम में अपनी बात कहती हैं प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी मूल रूप से बनारस की रहने वाली हैं। इनका मायके जो है बनारस में है जी जी। और ससुराल जो है वो जबलपुर में है। तो बनारस में है तो हमारा एक अलग कनेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा जो गांव है, नेटिव प्लेस है, वो बनारस के बहुत पास है। तो उस तरीके से भी हैं और हम लोग एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रज्ञा मोहिले, नाम के पहले डॉक्टर से आप समझ रहे होंगे कि इन्होंने सर्वोच्च पढ़ाई की हुई है। जी। आपका सब्जेक्ट क्या था थीसिस में? मेरा थीसिस में सब्जेक्ट था साठोत्तरी हिंदी कविता, मतलब संसार के बाद की कविताओं में जो परिवर्तन आया था उस पे, उसकी कथा शिल्प पे और कवियों के सोच में क्या फ़र्क आया। समय समय पे साहित्य बदलता गया, सामाजिकता के साथ साथ साहित्य में और उन लेखकों के भी सोच में परिवर्तन आने लगा। तो ये पुराने कवियों में और नए कवियों में क्या परिवर्तन था, इसको लेकर के हमने शोध का विषय चुना था। आपने ये विषय क्यों चुना था? परिवर्तन तो समाज का नियम है और साहित्य हमारा उससे प्रभावित होता है। जी बिल्कुल होता है। तो उस समय हमारे दिमाग में यही चलता था कि आखिर ये परिवर्तन धीरे 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 कहाँ तक पहुँच गया। आज बचपन से आज तक हमने भी देखा कितना बदलाव आता गया और इससे हमारा साहित्य भी प्रभावित हुआ। पुराने में जब मतलब आक्रमणकारी आए तो उस समय भक्ति भाव जागृत हुआ। फिर धीरे धीरे वीर रस चालू हुए जब हमारे यहाँ के राजा महाराजा युद्ध करने लगे। फिर उसके बाद देखा गया कि प्रकृति के करीब लोग जाने लगे। प्रकृति के बाद फिर वो थोड़ी आधुनिकता में आने लगे। तो क्रमशः हमारा साहित्य भी बदलता गया और तो आज उसका कुछ अलग रूप है। आपने मतलब ये सोचा कि हमें ये बदलते हुए साहित्य का जो स्वरूप है उस पर हमको गहन अध्ययन करना चाहिए। आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है प्रज्ञा जी? मैं बेसिकली जैसा आपने बताया, मैं वाराणसी से हूँ और मेरी पूरी पढ़ाई वहीं से हुई है। बीएचयू से हमने आखिरी डिग्री जो हमारा डॉक्टरेट का है साहित्य में, मैंने मतलब ये सारी पढ़ाई आपने शादी के पहले कर ली थी? नहीं, मेरा एमए मैं एडमिशन लिया तब मेरा शादी मतलब तय हुई थी और पीएचडी मैं शादी के बाद कंप्लीट की। शादी तय हुई थी, पीएचडी आप एमए में थी, तो पीएचडी में तो 4-5 साल लग जाते हैं। जी 4-5 साल लग जाते हैं और जैसा कि होता है हर लड़की के लिए वो ससुराल जाती है, बिल्कुल नए परिवेश में रहती है। और लेकिन इसमें हमारे पति का शुरू से बहुत सहयोग था और ये गौर तलब करने वाली बात है कि मैं अपनी पीएचडी 3 साल में ही कंप्लीट कर ली। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आमतौर पे मैंने देखा पीएचडी में काफ़ी वक्त लगता है लोगों को। आपने बीएचयू से पढ़ाई की और शादी तय होने के बाद अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। और यहाँ तक कि मेरे को बेटा भी हो गया था मेरा और उस 3 साल के अंदर मैंने पीएचडी भी कंप्लीट की, परिवार वालों को भी संभाला और बच्चे को भी संभाला। आज मैं प्रज्ञा जी का जो इंटरव्यू आपके पास लेकर आया हूँ, यही प्रेरणा की कहानी आपको सुनाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि मुझे ये बात मालूम है कि प्रज्ञा जी जो हैं वो आपको दिख रही होंगी एक हाउसवाइफ के रूप में। ये समाज से बहुत जुड़ी हुई हैं, रिश्तों से बहुत जुड़ी हुई हैं, समाज को जोड़ने का बहुत काम करती हैं, कई तरह के संगठनों से जुड़ी हुई हैं और इनका बस एक ही उद्देश्य है ज़िंदगी में कि लोगों को लोगों से जोड़ते चलना है और सामाजिक गतिविधियों में काफ़ी रुचि लेती हैं। प्रज्ञा जी ने डॉक्टरेट की है, मैंने बताया कि सब कुछ करते हुए, मतलब शादी हुई, बच्चा हो गया, उसके बावजूद पढ़ाई उन्होंने जारी रखी, अपनी 3 साल में पीएचडी कर ली। प्रज्ञा जी आप बहुत तरह के संगठनों से, सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं, वो कौन सी बात है जो आपको प्रेरित करता है कि हमें ये सब काम करना चाहिए? देखिए मतलब एक धार्मिक माहौल वाले परिवार में मेरा जन्म हुआ था। तो माता पिताजी दोनों वेल क्वालिफाइड थे। माँ उस समय की एमए एमएड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ी और पिताजी भी हमारे डॉक्टर थे, फिजिशियन थे उनका। लेकिन घर में जो माहौल था उनका बिल्कुल ऐसा था कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो अगर कभी किसी की सेवा की ज़रूरत पड़े, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, ज़रूर उसकी मदद डॉक्टर करना। थे, प्रोफेशन बाय प्रोफेशन? मेरे पिताजी फिजिशियन थे और घर में पूरा धार्मिक और एक जो सामान्यतः हिंदू परिवार में माहौल होता है वैसा ही माहौल था। 3 भाइयों के बीच में अकेली थी, उनका ज़्यादा लगाव था, लेकिन यही कहते थे वो हम भाई बहनों से कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो आपको कभी भी कहीं किसी जानवर की या इंसान की ज़रूरत पड़े, अगर आपको उसको आपकी ज़रूरत है
तो आप उसकी ज़रूर मदद करिए। तो आप वाराणसी में थी, बनारस में, हम लोग बनारस बोलते हैं उसको, अभी भी वाराणसी जी, नाम है उसका। हाँ। बनारस, बना रहे रस। बनारस, हाँ, जिसका बना रहे रस वो है तो आप बनारस बनारस। से थी, बीएचयू से पढ़ी हुई थी, तो शादी आपकी जबलपुर में हो रही थी? नहीं, शादी मेरी हुई है वाराणसी में, लेकिन अच्छा, हुआ क्या मतलब मोहल्ले था, साहब भी वहीं के रहने वाले हैं? वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन अच्छा, ये नई इत्तेफाक बात आज है। से 23 साल पहले क्या हुआ था कि ये बैंक में थे, और बैंक में कुछ बैंक जब मर्ज हुए आपस में तो पूरा जोन चेंज हो गया। ये ओह, यूपी ये से बात, एमपी आ गए। ये बात मुझे नहीं और मालूम थी। लेकिन मैं इसके पीछे एक आपको कितने साल हो गए आपको जबलपुर आए हुए? 23 साल हो गए मुझे, 23 23 साल। साल, तो 23 मतलब ईयर्स। अब आप लेकिन कहती हैं मैं जबलपुर की हूँ। हाँ, एक 2 दशक पूरा 2 कर दशक, चुका हाँ, ये हमने। बात मुझे नहीं मालूम थी। और नहीं, मैं इसके पीछे एक आपको और भी बात बताना चाहूँगी कि हमारे पिताजी जो थे वो पहले भिलाई में थे। जी, और जब जब भिलाई मेरी, मतलब मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, छत्तीसगढ़ में नहीं हाँ गया हाँ, था। उस समय मध्य प्रदेश में ही भिलाई था और वो वहाँ प्रैक्टिस करते थे। आफ्टर मैरिज वो बनारस शिफ्ट हो गए। और जब मेरा ट्रांसफ़र का आया कि जबलपुर या एमपी साइड जाना है, तो वो यही कहते थे, बेटा जाओ, एमपी बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो चाहता था वहाँ रहना, लेकिन चलो बाबा विश्वनाथ ने मुझे बनारस में बुला लिया, तो आप वहाँ जाओ और हो सके तो आप वहाँ की हो जाओ। पापा को तो ये बाबा कुछ विश्वनाथ ने बुला लिया, बेटी को माँ नर्मदा ने बुला लिया। माँ नर्मदा ने बुला लिया, तो ये एक इत्तेफाक है। उनकी 2 बहुत प्रबल इच्छाएं थी, पता नहीं वो कैसे इनडायरेक्ट पूरी हो गई। जैसे एक तो उनका था कि अमिताभ बच्चन से मिलना, अच्छा, और अपनी शॉर्ट थीसिस जो आपने एमए में लिखी थी वो उनको भेंट करना, क्योंकि उसका विषय था हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। किसका ये था? ये अमिताभ बच्चन के पिताजी पे नहीं, हमने, हमारे किस पिताजी की मतलब कैसे मुलाकात हुई अमिताभ बच्चन जी से उनकी? बहुत प्रबल इच्छा थी कि आप ये थीसिस बेटा उन तक पहुंचाओ किसी तरह से, और आप एमपी में अगर जाने का मौका मिला है तो आप वहीं की होके रह जाओ। उनका ऐसा तो था। आप तो यहाँ की होकर रह गई। अब यहाँ की होके 23 साल तो बहुत होता और है। थीसिस कैसे आपने पहुँचाया अमिताभ बच्चन जी को? थीसिस का ये था कि हमारे फैमिली मित्र थे एक, उन्होंने बोला बहुत समय पहले, उन्होंने मुझसे बोला 10 साल पहले करीब, कि केबीसी में जाने का चांस मिल रहा है, कि आप चलना चाहेंगी साथ में? तो मैंने बोला कि ये सब फालतू बातें हैं, कहाँ जाना हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि सच में है, अगर आप चलना चाहते हो तो ये अवसर मिल रहा है, आप लोग मुंबई पहुँचो। फिर हम 2-3 फैमिली जो फ्रेंड हैं ये लोग, हम लोग पहुँचे मुंबई में, और मैं चुपचाप अपनी थीसिस थैले में रख के ले गई थी कि हो सकता है वहाँ देने को मिले या ना मिले। लेकिन जब वहाँ मैं पहुँची तो मैंने जिक्र किया कि मैं ऐसा कुछ लेके आई हूँ, तो उनके जो मेकअप मैन प्लस उनके असिस्टेंट हैं बिग बी जी के, अमिताभ बच्चन जी के, उन्होंने कहा, अरे मैडम आपने तो कमाल कर दिया, कल उनके बाबूजी का जन्मदिन है और आज आप उनके लिए इतना अनमोल गिफ्ट लेकर के आई हो, तो ये तो सच में वो अपने साथ और अपने दिल से लगा के रखेंगे। मान लीजिए, मतलब इतने बड़े सेट पे और इतने भीड़ के बीच में, जैसे वो मेरी जो कहते हैं ना, किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। तो मेरी वो थीसिस मेरी आईडी बन के गई और मुझे बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। मुझे स्पेशली एक स्पेशल गेट से अंदर एंट्री मिली। फिर मेरी थीसिस का उन्होंने बोला कि इसकी फ़ोटोकॉपी मैं करा के आपको देता हूँ सर के सिग्नेचर के साथ। मैंने अमिताभ जी को पहले ही बार जब भेंट किया, मैं उनसे मिली तो थोड़ी बहुत ज़्यादा इमोशनल या भावुक हो गई कि शायद उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कुछ। हाँ, पिताजी का जो प्रबल इच्छा थी कि बेटा तू मिलना अमिताभ बच्चन से, तो आज उनकी इच्छा पूरी हो गई। और इसके पीछे मैं एक बात और भी बताना चाहूँगी कि ये जो घटना हुई ये पिताजी के ना रहने पे हुई, और जो हमारा एपिसोड आया टेलीविज़न में वो 14 दिसंबर यानी पिताजी के बर्थडे पे ही रिलीज। क्या बात है, क्या बात है, मतलब तो बहुत ये बड़ी सब बात एक है, इत्तेफाक होता है और संयोग है सब। हाँ, ये एक संयोग ही कहेंगे इसको कि मतलब उनकी जो इच्छा थी उनके ना रहने पे अब ये एक पिता की बेटी को गिफ्ट है, या बेटी की जो प्रबल इच्छा थी कि पापा की इच्छा किसी तरीके से पूरी हो, ये हमने उन्हें दिया उपहार या उन्होंने मुझे दिया, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। मैं अपने आप को माँ का बेटा कहता हूँ। प्रज्ञा जी को हमेशा मैंने कहते सुना है वो पापा की बेटियाँ हैं। बिल्कुल। हमेशा अभी जब भी चर्चा होती है मैं इनको काफ़ी भावुक होते हुए देखता हूँ। और मेरी मुलाकात इनसे 7-8 साल पहले जबलपुर में ही पहली बार हुई थी। एसएसबी फैमिली के जरिए ही हुई थी। हम लोग मिले थे और लगभग जहाँ तक संभव होता है हर फंक्शन में ये आती भी हैं। प्रज्ञा जी, एक सवाल जो हमारा मूल सवाल था
कि आप सामाजिक संगठनों से जोड़ने की प्रेरणा आपको, मतलब कैसे जुड़ गई आप यहाँ पर? वो बचपन से जो मिला परिवार से कि जब आपको किसी को ज़रूरत पड़े एक मदद करने की तो आप ज़रूर आगे आइए। और अभी आप किस और किस तरह के संगठनों से जुड़ी हुई हैं? मैं एक राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण जो दिल्ली से है, और उसमें महिलाएं ज़्यादातर हैं और महिलाओं के लिए ही काम करती हैं वो। जी। और वर्ष में एक सेमिनार होता है, सम्मेलन होता है, जिसमें उनको अप्रिसिएट किया जाता है महिलाओं को उनके कार्य के लिए। अभी मैं फ़िलहाल इनर व्हील क्लब ऑफ जबलपुर मिड टाउन की क्लब प्रेसिडेंट हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और महिलाओं की मतलब सबसे बड़ी जो संगठन है उसको कह सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है और वर्तमान में ये 100 वर्ष पूरा करने जा रहा है। वाह, बहुत और बड़ी मेरे बात है। लिए बहुत ही गौरव और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस ऐतिहासिक वर्ष की अध्यक्ष हूँ। आपको अभी एक अवार्ड भी मिला था, मैंने देखा था। हाँ, मुझे ये प्रादेशिक स्तर पे अवार्ड मिला था, और केवल इसी सामाजिक सेवा के लिए कि मैं बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए काम करती हूँ। हालांकि बहुत हाईलाइट नहीं होता वो काम, लेकिन जिनके लिए करती हूँ उनके लिए वो मील का पत्थर साबित होता है, मेरे लिए भी और उनके लिए भी। आप दद्दा जी से भी जुड़ी रही हैं? हाँ, दद्दा जी हमारे गुरु जी हैं और गुरु दीक्षा मैंने उनसे ली थी। और उनको सुनना और उनको मतलब उनके प्रवचन को सुनना और उसको जीवन में उतारना मेरे लिए बहुत ही उपयोगी और फलदायी सिद्ध हुआ। आप आशुतोष राणा जी से भी उन्हीं के जरिए जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, आशुतोष राणा जी, जिनको हम लोग सर्वप्रिय कहते हैं, और वो नहीं, वो सर्वप्रिय हैं, वो तो हर कमाल दिल के पे व्यक्तित्व राज हैं। करते हैं। और कमाल का उनकी व्यक्तित्व है उनका तो। मतलब हिंदी साहित्य से मैंने MA BEd PhD की, लेकिन जो हिंदी पे कमांड उनका है, हम तो वो उनको उनके लिए एक नर्सरी के बच्चे मानते ईश्वरीय हैं। गुण उनको ये हासिल है, जो बोलते हैं, जी जब जिस हाँ, रॉ में बोलते हैं। सरस्वती का एक विशेष वरदान बिल्कुल। उनको प्राप्त है। और होता क्या है कि अगर आप किसी को मतलब एक लंबे समय तक आप पूजते आते हो या उसके विचारों को अपने जीवन में उतारते आते हो, तो एक सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। जी, गुरु के प्रति जो उनका समर्पण है वो देखा है मैंने अनुकरणीय है देखा, और बिल्कुल। हम लोग के सीखने के लायक है। तो अब उनको भी मैं यहीं से प्रणाम करती हूँ, आशुतोष राणा जी को भी। जी जी, बिल्कुल, वो इस लायक हैं कि ये उनको प्रणाम करें। हम, मैं भी प्रणाम करता हूँ उनको, दद्दा जी को भी प्रणाम करता हूँ। वो है नहीं वो क्षमा कीजिएगा। एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता है ये सवाल कि एक महिला के सामने जब मैं बैठता हूँ तो आपके पूरा घर परिवार संभालते हुए इतना कुछ कैसे कर लेती हैं आप? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अक्सर कई लोग मुझसे ये पूछते हैं जब मिलते हैं कि आपका तो सुनते हैं, आप पूजा पाठ भी उतना करते हो, परिवार में भी उतना समय देती हो, आपके जितने पारिवारिक मित्र हैं उनको भी उतना समय देती हो, साथ में सामाजिक सेवा में भी इतना आ जाते हो। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप शिद्दत है, आपके अंदर अगर लगाव है, जुनून है कुछ करने का, तो आप ज़रूर अपने मुकाम को हासिल करते हो। और मैं अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके लिए थैंक्स बोलती हूँ कि वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई संदेह अगर नहीं मैं है। उनसे कह देती हूँ कि आज मुझे 12 बजे जाना है, तो वो उस समय तक मुझे टोटली फ्री कर देते हैं। वो अपना नाश्ता लंच से लेकर के और जो भी है हमसे संबंधित जो भी उनको सहयोग चाहिए वो पूरा कर देते हैं। मेरा मानना है कि सामाजिक सेवा एक धर्म है और परिवार को भी सुचारू रूप से चलाना एक महिला के लिए उसका सबसे पहला कर्तव्य और धर्म है। धर्म है, बिल्कुल। और मैं ये नहीं चाहती कि सामाजिक सेवा में अगर मैं जाती हूँ तो मेरे पीछे मेरा परिवार सरवाइव करे। अच्छा, आप कुछ लिखती पढ़ती भी हैं अलग से? जी हाँ, मुझे लिखने का भी शौक है। नृत्य का बहुत शौक है आपको? हाँ, वो तो बचपन से है और मैं नृत्य तब से कर रही हूँ, शायद तब से जबकि आज तो हर परिवार में हर बच्चियाँ और महिलाएं नृत्य कर रही हैं, लेकिन मैं नृत्य में क्या है बचपन से मैं नृत्य कर रही हूँ और मुझे शौक है। शायद ये गॉड गिफ्टेड है कि मुझे कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता या सीखना नहीं पड़ता, या किसी भी तरीके का म्यूजिक हो या कौन सा नृत्य करती हैं आप? मैं सेमी क्लासिकल ज़्यादा पसंद करती हूँ। बॉलीवुड वाला भी कर लेती हैं? हाँ, सब कुछ कर लेती हूँ। वो मैंने देखा हुआ है, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, वो कुछ गॉड गिफ्टेड है कि बचपन से मैं कर रही हूँ। और जिस समय बहुत कम महिलाएं करती थी उस समय मैं डांस गाना भी गाती हैं आप? और मैं इसके पीछे आपको एक और बता दूं,
मैं कोएड कॉलेज में पढ़ती थी और बनारस में वो कोएड कॉलेज क्षत्रिया कॉलेज करके उदय प्रताप कॉलेज हाँ में हाँ बिल्कुल है। ग्रेजुएशन में हाँ। थी। तो उस समय क्या हुआ था कि हमारे सर बोले कि प्रज्ञा जी इस बार एनुअल फंक्शन में आपका एक डांस होना चाहिए, और वो भी ट्रेडिशनल सॉन्ग पे, मतलब लोक नृत्य होना चाहिए। तो मैंने तो हाँ बोल दिया क्योंकि मेरे दिल की बात थी स्टेज परफॉर्मेंस करना। लेकिन जो एक हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो मेरी मदर को भी पढ़ाए थे, तो उनको लगा कि इस तरीके से कोएड स्कूल में और इनका स्टेज प्रोग्राम करना कल के लिए कुछ ऐसा ना हो कि कुछ हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाए, ऐसा वो करके घबराने लगे। और उन्होंने कहा नहीं, आप अपने मदर फादर से पहले लिखवा के लाइए कि परमिशन है तो मैं कहूँगा। मेरे पिताजी ने उस समय मुझे सपोर्ट किया, बोले बेटा सबसे पहली कुर्सी पे मैं बैठूंगा और ये परफॉर्मेंस आपका होगा। पहले बड़ा सब चक्कर था कोएड कॉलेज, हाँ, और कोएड ये कॉलेज में था लड़कियां क्योंकि डांस वहाँ करेंगी। बाहर से भी बच्चे आते थे और मैं वो हॉस्टल में रहते थे, पढ़ते थे, तो उन पे किसी नहीं, तरीके बनारस का का वैसे माहौल बहुत अच्छा रहा हमेशा से, लेकिन फिर भी आपने हाँ, उस ये मतलब एक समय था ना कि उस समय नृत्य बहुत कम ही लोग करते थे, लेकिन मेरे पिताजी उस समय भी आगे आए बिल्कुल कि बिल्कुल सबसे पहले सोफे पे मैं ही मिलूंगा बेटा, और आप हमारी चिंता तरफ मत से करना, एकदम डांस बिल्कुल करना हाँ पापा के सामने। बेझिझक हो करके और बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दो, क्योंकि आप जिस स्कूल में पढ़ रही है और कॉलेज में पढ़ रही है उसके आप लिए। गद्य के साथ पद्य भी लिखती, कुछ कविता वगैरह भी लिखती हैं? हाँ, गद्य मेरे लिए ज़्यादा सरल होता है, पद्य के लिए थोड़ा कुछ सा लिखा है आपने? नर्वस कभी होती आपने हूँ। कुछ लिखा है आपने? दो चार लाइन अगर सुनाना चाहें तो, प्रज्ञा जी की अरे अभी तो लेखनी सर मुश्किल कोई है, भी लाइन, आपको कोई भी मतलब मुश्किल। इसलिए मेरे लिए दिक्कत है कि दिमाग में अब कई कई चीज़ें चलती रहती हैं। जी। मैं जिस दौर में हूँ अभी, मेरे साथ बहुत प्रज्ञा चीज़ें। जी अभी व्रत पे हैं, नवरात्रि चल रही है, 9 दिन तक ये पूरे व्रत पे रहेंगी, और मैं इनसे जब भी बात करता हूँ, जब भी मेरी बातचीत होती है, दो ही बातें इनके सामने से आती है कि आज मेरे पास ये वाला व्रत है, आज ये वाला व्रत है, मैं आज भूखी हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी भूखे रहते रहते, ये नहीं नहीं सारी सर, बात। ऐसा कुछ नहीं, तबीयत नहीं खराब होती, लेकिन हाँ 9 दिन का भाई मैं 9 दिन आदमी भूखा रहे नवरात्र तो में मैं दोनों तो व्रत 9 दिन रहती क्या हूँ। 2 दिन में बैठ जाऊंगा बिल्कुल। और देखिए प्रज्ञा जी बहुत धार्मिक हैं, बहुत बेहद शालीन हैं, और हमारे लिए बहुत खास परिजन हैं, आपके लिए भी बहुत खास हैं। प्रज्ञा जी कोई अपनी तरफ से बात कहना चाहेंगी आज की पीढ़ी के लिए? आज की पीढ़ी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि समाज में अ, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है घर के बाहर बिताते हो, अपने दोस्त में, अपने संस्थाओं में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, लेकिन अपने माँ बाप का दिया हुआ जो भी संस्कार है उसको हमेशा अपने साथ रखिएगा। ये अभी वर्तमान में तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आगे जो भी है वो एक तरीके से आपके लिए, आपके प्रगति में, वो आपके मतलब जीवन में जब भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे, हर चीज़ में उनके दिए हुए उपदेश या उनकी दी हुई शिक्षा आपके लिए ज़रूर सहायक होगी। मैं ऐसा मान के चलती हूँ। आज मैं मतलब जीवन का काफ़ी उम्र को जी रही हूँ, लेकिन बचपन में जो उन्होंने मुझे आज भी वो दिया था कि धरती माँ के पैर छू के उठना चाहिए, या प्रातः उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके हाथ को देखना चाहिए, ये सरस्वती शिशु मंदिर से या हमारे माता पिता ने जो भी दिया वो मैं आज भी अपने जीवन में लेके चलती हूँ। हालांकि मैं बहुत ही आधुनिक महिलाओं के साथ भी बैठती हूँ और बहुत ही रूढ़िवादी महिलाओं के साथ भी बैठती हूँ, लेकिन जो मेरे बचपन के संस्कार हैं वो मेरे साथ आज भी चले आ रहे हैं, और शायद जब तक मैं जीवन में हूँ जीवन पर्यंत ये मेरे साथ रहेंगे। तो सभी बच्चों को या युवा पीढ़ियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके माता पिता के दिए हुए संस्कार या जो भी आपके माता पिता के गुण आपको ज़्यादा अच्छे लगते हों, सुखद लगते हैं, उसे आप जरूर ग्रहण कीजिए, वो आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। ये है प्रज्ञा जी का ज्ञान जो आपको आत्मसात करना चाहिए। और मेरे इस इंटरव्यू के दौरान मेरा प्रयास है कि हम लोग पहले पर्दे पर जिन नायकों को और नायिकाओं को देखते हैं वो तो एक काल्पनिक नायक नायिका होते हैं। सही के नायक जो हैं, सही की नायिका जो हैं वो हमारे सामने में है, और मेरी पूरी कोशिश है, संजय सिन्हा का हमेशा ये प्रयास रहता है कि उन लोगों को लेकर आपके सामने आए जो ज़िंदगी में रियल हीरो हैं, रियल लाइफ के हीरो हैं। तो शुक्रिया प्रज्ञा जी, बहुत आपने समय दिया, और व्रत में भूखी हुई हैं सुबह से आप, और उसमें आपको हमने थोड़ा परेशान कर दिया है। नहीं, एक मतलब हम केवल अनाज को त्याग करते हैं, लेकिन एक ऊर्जा है
मतलब वो जो भी है वो आप व्रत करती हैं। सात्विकता की एक ऊर्जा होती ऊर्जा है जो व्यक्ति को बहुत कुछ, मैं तो देखती हूँ कि इन 9 दिनों में मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ बजाय नहीं, आप और हमेशा दिनों एक्टिव के। रहती हैं वैसे, और ईश्वर करें कि आप बहुत वर्षों तक ऐसे ही एक्टिव रहें और हम लोग ऐसे ही मिलते रहें और आप लोग भी मुलाकात करते रहें। आप तक भी आऊँगा अपने कैमरे के साथ और आपके अंदर जो हीरोगिरी है छुपी हुई उसको मैं उकेरने की कोशिश करूँगा कैमरे के सामने। फ़िलहाल लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्ते, नमस्कार आपको। नमस्ते।